लोकोमोशन एंड मूवमेंट में रिवाइज कीजिए 20.2.1 स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को। बताइए ईच थिन एक्टिन फिलामेंट किससे मेड होता है? जी हाँ, ईच थिन एक्टिन फिलामेंट मेड होता है ऑफ टू एक्टिन्स हेलिकली ओन्ड टू ईच अदर। जी हाँ, प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट दो एफ यानी कि फिलामेंटस एक्टिन्स का बना होता है। दो एफ एक्टिन्स एक दूसरे से हेलिकली बंधे रहते हैं। बताइए ईच एफ एक्टिन किसका पॉलीमर होता है? जी हाँ, ईच एफ एक्टिन एक पॉलीमर होता है ऑफ मोनोमेरिक जी डेट इज ग्लोबुलर एक्टिन्स का। क्या प्रत्येक एफ एक्टिन एक पॉलीमर है तथा क्या इसके मोनोमर को जी यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन्स कहते हैं? जी हाँ, प्रत्येक एफ एक्टिन्स एक पॉलीमर है तथा इसके मोनोमर को जी यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन्स कहते हैं। बताइए कितना फिलामेंट्स ऑफ एनोदर प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन ऑल्सो रन करता है क्लोज टू दी एफ एक्टिन्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। जी हाँ, टू फिलामेंट ऑफ एनोदर प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन भी रन्स करता है क्लोज टू दी एफ एक्टिन्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। बताइए क्या एक दूसरी प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन के दो फिलामेंट एफ एक्टिन्स के निकट पूरी लंबाई में होता है? जी हाँ, एक दूसरी प्रोटीन डेट इज ट्रोपोमाइसिन के दो फिलामेंट डेट इज एफ एक्टिन्स के निकट पूरी लंबाई में होते हैं। उस एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का नाम बताइए जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमाइसिन। जी हाँ, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन में इरेगुलर इंटरवल पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम बताइए। जी हाँ, ट्रोपोमाइसिन में एक रेगुलर इंटरवल पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन पाई जाती है। रेस्टिंग स्टेट में एक सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन किसको मास्क करता है? जी हाँ, रेस्टिंग स्टेट में ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क करता है द एक्टिव
बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन दी एक्टिन फिलामेंट्स। बताइए क्या रेस्टिंग स्टेट में एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर मायोसिन के लिए एक्टिव बाइंडिंग साइट को ट्रोपोनिन ढके रखती है। जी हाँ, रेस्टिंग स्टेट में एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन के लिए एक्टिव बाइंडिंग साइट्स को ट्रोपोनिन ढके रखती है। फिगर 20.3 का ए का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए ईच मायोसिन फिलामेंट कितने मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल से अप्रोक्सीमेटली कंसिस्ट होता है। जी हाँ, ईच मायोसिन डेट इज थिक फिलामेंट कंसिस्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 300 मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल से। क्या प्रत्येक मायोसिन डेट इज थिक फिलामेंट भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है और क्या यह कंसिस्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 300 मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल से। जी हाँ, प्रत्येक मायोसिन दैट इज थिक फिलामेंट भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होती है जो कि कंसिस्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 300 मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल से। मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन जिन्हें मीरोमायोसिन कहते हैं की आवश्यकता होती है एक थिक फिलामेंट बनाने के लिए। इच मायोसिन डेट इज थिक फिलामेंट भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है। मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन जिनको मेरोमायोसिन्स कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक थिक फिलामेंट को। बताइए इच मेरोमायोसिन के पास कितने इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जी हाँ, इच मेरोमायोसिन के पास दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ए ग्लोब्यूलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। ए ग्लोब्यूलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म को HMM कहते हैं यानी कि हेवी मीरोमायोसिन और ए टेल को LMM यानी कि लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं। प्रत्येक मीरोमायोसिन के दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, नाम बताइए उनका। जी हाँ, प्रत्येक मीरोमायोसिन के दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ए सिंगल हेड विद शॉर्ट आर्म, सेकेंड ए टेल। बताइए हेड को क्या कहते हैं और टेल को क्या कहते हैं। जी हाँ, हेड को हेवी मीरोमायोसिन डेट इज HMM और टेल को लाइट मीरोमायोसिन यानी कि LMM कहते हैं। HMM के कंपोनेंट यानी कि हेड और शॉर्ट आर्म पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट की
सरफेस से आपस में रेगुलर डिस्टेंस और एंगल पर बाहर की ओर उभरे रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बताइए। जी हाँ, HMM के कंपोनेंट डेट इज हेड और शॉर्ट आर्म पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट की सरफेस से आपस में रेगुलर डिस्टेंस और एंगल पर बाहर की ओर उभरे रहते हैं, जिन्हें क्रॉस आर्म कहते हैं। दी HMM कंपोनेंट यानी कि दी हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं आउटवर्ड एट ए रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम each other from the surface of a polymerized myosin filament. इस polymerized myosin filament को क्रॉस आर्म के नाम से जाना जाता है। दी ग्लोब्यूलर हेड बताइए क्या होता है। जी हाँ, दी ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम और इसके पास बाइंडिंग साइट्स होती है फॉर एटीपी और इसके पास एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन होती है। बताइए क्या ग्लोब्यूलर हेड एक एक्टिव एटीपीएज एंजाइम है जिसमें एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट तथा एक्टिन के लिए एक्टिव साइट होती है। जी हाँ, ग्लोब्यूलर हेड एक एक्टिव एटीपीएज एंजाइम है जिसमें एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट तथा एक्टिन के लिए एक्टिव साइट होती है। चलिए फिगर 20.3 एन एक्टिन डेट इज थिन फिलामेंट का फिगर बनाइए, साथ ही इसका माइंड कैप्चर कीजिए। इसका फिगर कम से कम 20 बार बनाइए। थिन एक्टिन फिलामेंट में बताइए क्या आपको ट्रोपोनिन की लेबलिंग दिख रही है। ट्रोपोमायोसिन की, एफ एक्टिन की, चलिए फिर से बताइए क्या एन एक्टिन डेट इज थिन फिलामेंट में ट्रोपोनिन की लेबलिंग दिख रही है। ट्रोपोमायोसिन की, एफ एक्टिन की, चलिए अब बी मायोसिन मोनोमर डेट इज मेरोमायोसिन का फिगर अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। बताइए क्या मेरोमायोसिन में आपको हेड की लेबलिंग दिख रही है। क्रॉस आर्म की, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स की, एटीपी बाइंडिंग साइट्स की, फिर से बताइए हेड की लेबलिंग, क्रॉस आर्म की लेबलिंग, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स की, एटीपी बाइंडिंग साइट्स की,
चलिए रिवाइज कीजिए 20.2.2 मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन को। बताइए किस थियोरी के द्वारा मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन को बेस्ट एक्सप्लेन किया जाता है। जी हाँ, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन को बेस्ट एक्सप्लेन किया जाता है बाय दी स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी। बताइए स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी क्या कहता है। जी हाँ, स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी स्टेट्स करता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल फाइबर टेक्स प्लेस करता है बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट्स। जी हाँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यह थियोरी बताती है कि मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट के थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करने से होता है। बताइए मसल कॉन्ट्रैक्शन किसके द्वारा इनिशिएटेड होता है। जी हाँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड होता है बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज CNS वाया अ मोटर न्यूरॉन। जी हाँ, CNS की मोटर न्यूरॉन द्वारा भेजे गए सिग्नल से मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है। बताइए मोटर यूनिट को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। जी हाँ, मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber connected to it कॉन्स्टिट्यूट करता है ए मोटर यूनिट को। जी हाँ, एक मोटर न्यूरॉन तथा इससे जुड़े मसल फाइबर्स मिलकर एक मोटर यूनिट को बनाते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर इंड प्लेट किसको बोलते हैं। जी हाँ, मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर के बीच के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर इंड प्लेट कहते हैं। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के सार्कोलेमा के मध्य जंक्शन को क्या कहते हैं। जी हाँ, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के सार्कोलेमा के मध्य जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर इंड प्लेट कहते हैं। बताइए क्या जंक्शन पर न्यूरल सिग्नल पहुंचने से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन रिलीज होता है। यदि हाँ तो बताइए यह क्या करता है। जी हाँ, जंक्शन पर न्यूरल सिग्नल पहुंचने से एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन रिलीज होता है जो सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। मोटर न्यूरॉन और दी सार्कोलेमा ऑफ द मसल के बीच के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर इंड प्लेट कहते हैं। इस जंक्शन पर जब कोई एक न्यूरल सिग्नल रीच करता है तब दिस जंक्शन रिलीजेज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइलकोलाइन जो कि जेनरेट्स करता है एन एक्शन पोटेंशियल इन दी सार्कोलेमा। बताइए क्या सार्कोलेमा का एक्शन पोटेंशियल किसके थ्रू स्प्रेड्स करता है।
जी हाँ, सार्कोलेमा का एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स करता है थ्रू दी मसल फाइबर और कॉजेस करता है द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू दी सार्कोप्लाज्म। आर यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी? जी हाँ, एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल फाइबर पर फैल जाता है जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। बताइए, इंक्रीज कैल्शियम आयन लेवल क्या करता है? जी हाँ, इंक्रीज कैल्शियम आयन लेवल लीड्स करता है टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। देयर बाई रिमूव हो जाता है द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन। एक्शन पोटेंशियल जब पूरे मसल फाइबर पर फैल जाता है जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयन के बढ़ने से एक्टिन फिलामेंट पर ट्रोपोनिन की सब यूनिट से कैल्शियम बाइंड कर जाता है जिसके कारण एक्टिन के ढके हुए एक्टिव साइट खुल जाते हैं। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, मायोसिन हेड किससे बाइंड्स करता है और फॉर्म करता है एक क्रॉस ब्रिज को, और क्रॉस ब्रिज पुल्स करता है द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। जी हाँ, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, मायोसिन हेड अब बाइंड्स करता है टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन और फॉर्म करता है एक क्रॉस ब्रिज को। यह क्रॉस ब्रिज पुश करता है दी अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त एनर्जी का यूज कर मायोसिन हेड एक्टिन की खुली हुई एक्टिव साइट से बाइंड होकर क्रॉस ब्रिज बनाते हैं और क्रॉस ब्रिज से जुड़े एक्टिन फिलामेंट ए बैंड के सेंटर की ओर खींचते हैं। आर यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी? जी हाँ, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त एनर्जी का यूज कर मायोसिन हेड एक्टिन की खुली हुई एक्टिव साइट से बाइंड होकर क्रॉस ब्रिज बनाते हैं और क्रॉस ब्रिज से जुड़ी एक्टिन फिलामेंट ए बैंड के सेंटर की ओर खींचते हैं। क्या इन एक्टिन से जुड़ी हुई जेड लाइन भी अंदर की ओर खींच जाती है जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है अर्थात कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है? जी हाँ, इन एक्टिन से जुड़ी हुई जेड लाइन भी अंदर की ओर खींच जाती है जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है अर्थात कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। यानी कि जेड लाइंस जो कि अटैच्ड होता है टू दिस एक्टिन्स वो भी पुल्ड हो जाता है इनवर्ड्स, देयर बाई कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 20.4 का और इस फिगर को लगभग 10 से 20 बार बनाइए। फिगर 20.4, stages in cross bridge formation, rotation of head and breaking of cross bridge का फिगर फिर से बनाइए।
बताइए क्या आपको इसमें एक्टिन फिलामेंट की लेबलिंग दिख रही है और नीचे फॉस्फेट तथा एडीपी की फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज और मायोसिन हेड की स्लाइडिंग या फिर रोटेशन में पी से एडीपी की ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज में एटीपी की मायोसिन फिलामेंट। फिर से इस फिगर को बनाइए। बताइए कॉन्ट्रैक्शन यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ मसल में कौन सा बैंड रिड्यूस्ड हो जाता है जबकि कौन सा बैंड रिटेन करता है द लेंथ। जी हाँ, ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड्स रिड्यूस्ड हो जाता है जबकि ए बैंड्स रिटेन करता है द लेंथ। ऊपर दिए गए स्टेप्स से यह क्लियर है कि मसल के शॉर्ट होते समय या फिर कॉन्ट्रैक्शन के समय आई बैंड की लेंथ कम हो जाती है जबकि ए बैंड की लेंथ नहीं बदलती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, मसल के शॉर्ट होते समय या फिर कॉन्ट्रैक्शन के समय आई बैंड की लेंथ कम हो जाती है जबकि ए बैंड की लेंथ नहीं बदलती है। फिगर 20.5 का माइंड कैप्चर करके इसको लगभग 20 बार बनाइए। बताइए मायोसिन किसको रिलीज करके गोज करता है बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। जी हाँ, मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फोरस वन गोज बैक करता है टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। फिर से बताइए क्या मायोसिन से एडीपी और पी1 रिलीज होता है और मायोसिन अपने रिलैक्स्ड स्टेट में वापस चला जाता है। जी हाँ, मायोसिन से एडीपी और पी1 रिलीज होता है और मायोसिन अपनी रिलैक्स स्टेट में वापस चला जाता है। ए न्यू एटीपी बाइंड्स करता है और दी क्रॉस ब्रिज ब्रोकन हो जाता है। फिगर 20.4। और क्या एटीपी अगेन हाइड्रोलाइज्ड होता है बाय द मायोसिन हेड और साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और ब्रेकेज रिक्वायर्ड होता है कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। जी हाँ, एक न्यू एटीपी बाइंड्स करता है और क्रॉस ब्रिज ब्रोकन हो जाता है। एटीपी अगेन हाइड्रोलाइज्ड होता है बाय द मायोसिन हेड और साइकिल्स ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड causing further sliding. The process continues होता है till the calcium ion is pumped back to the sarcoplasmic cisternae
resulting in the masking of actin filaments। क्या एक नए एटीपी के बाइंड होने से क्रॉस ब्रिज टूटते हैं? और क्या मायोसिन हेड एटीपी को फिर से हाइड्रोलाइज करता है तथा क्रॉस ब्रिज को बनाने और टूटने की साइकिल रिपीट होती है जिससे कि फिर से स्लाइडिंग हो सके? यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है जब तक कि कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में दोबारा पंप बैक नहीं हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप एक्टिन फिलामेंट की मास्किंग हो जाती है और इसकी वजह से जेड लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चली जाती है, अर्थात रिलैक्सेशन हो जाता है। जी हाँ, मायोसिन हेड एटीपी को फिर से हाइड्रोलाइज करता है तथा क्रॉस ब्रिज को बचाने और टूटने की साइकिल रिपीट होती है जिससे कि फिर से स्लाइडिंग हो सके। यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है जब तक कि कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में दोबारा पंप बैक नहीं हो जाते। इसके फलस्वरूप एक्टिन फिलामेंट की मास्किंग हो जाती है। इसकी वजह से जेड लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चली जाती है, अर्थात रिलैक्सेशन हो जाता है। रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर वैरी कर सकता है इन डिफरेंट मसल्स। बताइए, क्या रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल लीड कर सकता है द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम कॉजिंग फटीग? जी हाँ, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल लीड कर सकता है टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम कॉजिंग फटीग। यानी कि मसल के बार बार एक्टिवेशन होने पर उसमें ग्लाइकोजन के एनएरोबिक ब्रेकडाउन से लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है जिससे थकान यानी कि फटीग होने लगती है। मसल कंटेंस करता है एक रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट को। इस रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट को क्या कहते हैं? जी हाँ, मसल कंटेंस करता है एक रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट को। इस रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट को मायोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। सम ऑफ द मसल्स में मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है। इस हाई मायोग्लोबिन कंटेंट वाले मसल्स कैसा अपीयरेंस गिव्स करते हैं? जी हाँ, सम ऑफ द मसल्स जिसमें मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है वो गिव्स करता है एक रेडिश अपीयरेंस को। यानी कि कुछ मसल में मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है जिससे वह रेड कलर के दिखते हैं। ऐसी मसल को रेड फाइबर कहते हैं। बताइए, रेड फाइबर्स कंटेंस करता है प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन stored in them for ATP production। जी हाँ, रेड मसल कंटेन करता है प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन stored
इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन, यानी कि रेड मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं जो एटीपी फॉर्मेशन के लिए मसल में भरे अत्यधिक ऑक्सीजन को यूज कर सकती है। रेड मसल को देयरफॉर कहा जा सकता है एरोबिक मसल्स। जी हाँ, रेड मसल को इसलिए एरोबिक मसल भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, क्या सम ऑफ द मसल्स पोजेस करते हैं वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन को और देयरफॉर अपीयर होते हैं पेल और वाइटिश। और क्या ये वाइट फाइबर्स होते हैं? और साथ में यह भी बताइए क्या नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी इनमें फ्यू होता है? और यह बताइए किस ऑर्गेनेल का अमाउंट हाई होता है? और ये वाइट फाइबर्स एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? जी हाँ, सम ऑफ दी मसल्स पोजेस करते हैं वेरी लेस क्वांटिटी में मायोग्लोबिन को और इसलिए अपीयर होते हैं पेल और वाइटिश। दीज आर दी वाइट फाइबर्स। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं इनमें, लेकिन अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है। ये वाइट फाइबर डिपेंड करते हैं ऑन एन एरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, यानी कि कुछ मसल्स में मायोग्लोबिन कम होता है जिससे वह पेल अथवा वाइटिस दिखती है, परंतु इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट अधिक होता है। वाइट फाइबर एन एरोबिक प्रोसेस द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं। चलिए फिगर 20.5 स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी ऑफ मसल कंट्रैक्शन दैट इज मूवमेंट ऑफ थिन फिलामेंट एंड द रिलेटिव साइज ऑफ द आई बैंड एंड एच जोन का फिगर कम से कम 10 बार बनाइए और इसका माइंड कैप्चर कीजिए। चलिए, टू सार्कोमियर का रिलैक्स्ड स्टेट का माइंड कैप्चर कीजिए। क्या आपको इसमें जेड लाइन की लेबलिंग दिख रही है? 3 जेड लाइन की। एच जोन की, आई बैंड की, ए बैंड की, चलिए टू सार्कोमियर्स का कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का माइंड कैप्चर कीजिए। मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड का माइंड कैप्चर कीजिए टू सार्कोमियर्स का।